सर, आपका नजरिया के इस एपिसोड में स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सर, शुरू से आपका जो सफर रहा है जिंदगी का और अभी तक का। जी। मैंने अब तक साहब भारत सरकार में 38 साल सर्विस की है। जी। और 2014 में मैं फ्री हो गया था एज ए डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल। उस जी, उसके बाद मैं जुलाई 15 से भारतीय गौवंश विकास परिषद का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। ओके। तो ये ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा, इसकी बहुत बड़ी नेटवर्किंग है। और लगभग 2000 गौशालाएं लगभग जुड़ी हुई हैं इससे एज ए मेंबर। अच्छा। और हाँ, तो देश भर में इसका काम 2000 जो है गौशालाएं, देश भर में 2000 गौशालाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। दो 2000 गौशालाएं से जुड़ी हुई हैं जी। फॉर प्रोटेक्शन, वेलफेयर, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। हम्म। तो जो मिनिस्ट्री पशुपालन की अब अलग से बनी है, भाजपा सरकार ने नई बनाई है, उसमें जो गायों पे जो काम हो रहा है उसको हम लोग, जो स्टेट के गौ संवर्धन बोर्ड होते हैं, उनको हम गाइड करते हैं और पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में हम हेल्प करते हैं। तो अब फिलहाल ये काम है, बाकी 38 साल मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। आपका जो बैकग्राउंड है, डायरेक्टर जनरल रहे हैं, आप किस डिपार्टमेंट में रहे हैं? आप मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आप डायरेक्टर और जनरल। स्पेशलाइजेशन था मेरा आयुर्वेदा का। आयुर्वेदिक आयुर्वेद तो, लेकिन आप आ गए यहाँ गौशाला वाले क्षेत्र में फुल टाइम इस वक्त। अब रिटायरमेंट के बाद तो ये होता है कि अपनी सेवाएं यदि हम कैपेबल हैं और सेवा दे सकते हैं तो हमारा यूटिलाइजेशन किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो लेकिन एग्रीकल्चर हो चाहे वो पशुपालन हो, क्योंकि पशुपालन भी एक पार्ट एग्रीकल्चर का ही है और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये। ऐसा तो है नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है, हमारी जी, सब्जेक्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए पार्ट एग्रीकल्चर का ही है ये। तो और ये एग्रीकल्चर और पशुपालन का तो एक ऐसा एसोसिएशन रहा है कि विदाउट एनिमल और कैटल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर इज नथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने जब से इसको छोड़ा है पशुपालन को, तब से ही एग्रीकल्चर में जो समस्याएं आई है वो होती जाएगी। बढ़ने शुरू हो गई। तो ये आपका यूनिकनेस क्या है इसमें, जो आपका जो ये काम है, जिसमें जो सोसाइटी है आपकी, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो 2000 गौशालाएं हैं, जिसमें इसमें यूनिकनेस क्या है? गौशालाएं तो और भी हैं, सरकारी भी हैं, तो आपका जो काम है उसमें क्या आपका अलग है, यूनिक क्या है? हाँ, हाँ, देखिए, गौशाला आपके पास भी हो सकती है, गौशाला किसी के पास भी हो सकती है। लेकिन जो समस्या है वो ये है कि जितनी गौशाला हिंदुस्तान में चल रही हैं, चाहे वो किसी की भी हो, वो दान दक्षिणा डोनेशन इन पे डिपेंडेंट है। जी। और उसमें जो गाय पलती हैं वो है नॉन प्रोडक्टिव। अब नॉन प्रोडक्टिव जो गाय पलेंगी, उसके लिए कहाँ से आएगी इनकम, कहाँ से आएगी खिलाने के लिए, जी। खर्चे कहाँ से आएंगे? तो वो गौशाला वाले डोनेशन पे डिपेंड करते हैं। और डोनेशन इतना आज की डेट में अवेलेबल है नहीं, इसलिए सबके लिए समस्या खड़ी है। जी। तो हमारा जो परिषद है भारतीय गौवंश विकास परिषद, और ये नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका प्लान ये है कि जितना गोबर हमारे हिंदुस्तान में निकलता है जी। उसको यदि ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कोई भी फर्टिलाइजर न तो इंपोर्ट करने की जरूरत और न कोई दूसरे फर्टिलाइजर की जरूरत, और हमारा एग्रीकल्चर 100% ऑर्गेनिक हो जाएगा और हमारे पास सरप्लस खाद और बचेगा। जी। एक एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको कि हमारे इंडिया में इस समय लगभग 20 करोड़ गाय, केवल मैं गाय की बात कर रहा हूँ, जी। 20 करोड़ गाय इस समय हैं। और एक गाय 10 किलो गोबर देती है, तो 20 करोड़ गाय का पर डे गोबर कितना हो गया, फिर साल जी। में कितना हो गया। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा
आता है लगभग 70 करोड़ टन के करीब आता है। टन। जी। और हमारी जो जरूरत है, जो रिकमेंडेशन है, वैज्ञानिक रिकमेंडेशन है, वो 2000 किलोग्राम गोबर का खाद 1 एकड़ में। इस जी। हिसाब से जब हम देखते हैं तो हमें 15 से 20 करोड़ फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है केवल। बाकी का हमारे पास सरप्लस रहता है, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बड़े सेक्टर में यूज कर सकते हैं, जैसे प्लांटेशन हो गया, फिर का फॉरेस्ट्री हो गया, इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ समझने की बात है कि यदि हम उस गोबर से खेती करेंगे तो हमारा ऑर्गेनिक हो जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो भी गौशाला वाले हैं, यदि वो गोबर से और खाद खुद बनाना चाहें तो 1 किलो गोबर से लिक्विड फर्टिलाइजर 30 लीटर बनता है। और 10 किलो जी। गोबर आया एक दिन में, तो उससे कितना बनेगा? 300 लीटर। यदि 300 लीटर एक दिन में बन गया और वो 5 रुपए भी बेचता है उसको, तो 1500 रुपए की इनकम होती है उसकी। जी। और 5 रुपए में तो कोई भी किसान लेगा। और 1 एकड़ में जो लागत आती है फर्टिलाइजर की, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं आने वाली, और ऑर्गेनिक हो रहा है। तो तो नॉर्मल फर्टिलाइजर से रेट में क्या फर्क हो जाएगा गौपालक भी इसमें? हम्म। है जी। जो जो नॉर्मल फर्टिलाइजर मार्केट में है, उससे इसमें कितना फर्क हो जाएगा प्राइस में? जी प्राइस में। देखिए, मार्केट में जितने लिक्विड फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, विदेशी कंपनियों के, इंडियंस के, वो जी। कोई भी 500 रुपए पर लीटर से कम नहीं है, कोई भी। 500 से 500 रुपया तीन पर हजार लीटर। रुपए लीटर के रेंज में करते हैं। और और आपका वो जो है ये 1.5 लीटर, 1500 कोई 2 लीटर ऐसा एकड़ में लगता है। जी। लेकिन ये तो आपका 5 रुपए भी आप मान लेते हैं तो 1500 रुपए में 1 एकड़ में हो जाता है। तो और फिर दूसरे फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है। ओके। जो आपकी यूनिकनेस थी, आपकी यूनिकनेस जो हम लोग जानते हैं, वो थी कि आपने एक प्लांट एक्सट्रैक्ट से एक फर्टिलाइजर बनाया था, जिसके यूज से हम अनफर्टिलाइल जी जमीन को फर्टाइल कर सकते थे। अनफर्टाइल लैंड पर हम कल्टीवेशन कर सकते थे, जिसमें वाटर का कंजम्पशन 50% हो सकता था। तो जी वो जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट से थी, वो गोबर से उससे मतलब नहीं था। मतलब वो ईडेबल टाइप की चीज थी कि मतलब वो जी 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 ऐसी कोई चीज। तो वो मतलब उसी वो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज थी शायद। तो वो और जी ये उसी टेक्नोलॉजी से कुछ मिलता जुलता है, या ये बिल्कुल अलग चीज है जो आपका ऑल इंडिया? देखिए, वो हाँ, टेक्नोलॉजी वाली बात है कि जैसे गौशाला की बात चल रही थी, तो भाई गौशाला वाले तो इस तरीके से कमा सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि इसको कोई इंडस्ट्री के रूप में देना चाहता है, इंडस्ट्री बनाना चाहता है, फर्टिलाइजर बनाना चाहता है, तो इसी गोबर से वो टेक्नोलॉजी लगा करके नैनो फर्टिलाइजर्स बन सकते हैं, ऑर्गेनिक डीएपी बन सकता है। ऑर्गेनिक डीएपी पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया हुआ है, और कुछ जगह पे बनाना शुरू भी कर दिया है गौशालाओं में। तो वो ऑर्गेनिक डीएपी 100% रिप्लेसमेंट है केमिकल डीएपी का। जी। तो वो खाद बन सकता है। फिर जहाँ तक पानी की आपने बात की, तो वो फर्टिलाइजर हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। हमारे पास उसका फॉर्मुलेशन है, कॉमर्शियलाइजेशन है, क्रीडेंशियल्स हैं, यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट्स हैं। जी। पेटेंट है। यूनिवर्सिटियों ने बच्चों को, हाँ, बच्चों को पीएचडी भी कराई है उसमें। वो थीसिस की कॉपियां भी हैं हमारे पास। तो बहुत बड़ा काम हम लोग ऑलरेडी इसमें कर चुके थे पहले। जी। तो वो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, जिससे हमारे वाटर की रिक्वायरमेंट जो है 50 से 60% सेविंग हो जाती है। और जब आप ऑर्गेनिक में डाइवर्जन करेंगे तो 35% तो ऑलरेडी केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से 35% वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा बर्डन है कि आपने फर्टिलाइजर यूज करे जी। हैं तो आपका 35% पानी ज्यादा लगेगा। जी। तो हमने वो 35% का बचा लिया, वो 35% अलग है, वो बचा लिया।
और जो पानी की रिक्वायरमेंट हमने यूज की है उसमें से 60% और बचा लिया, तो बहुत पानी हमने 60% बचा पानी लिया। बचा लिया। जी। हाँ, तो तो इस तरीके अच्छा, से आप इससे पानी की बचत हो जाएगी। सर, आप अभी एक तो ये गौशाला वाला एक ड्राइव चला रहे हैं जो है, ये किस स्तर तक पहुंच गया है आपका? आपकी 200 गौशालाएं हैं, वो कामयाब हैं? सेल्फ फंडिंग हो गई है या सरकारी सहायता उसमें मिल रही है? नहीं, ये गौशालाओं का काम ये है कि वो गौशालाएं जो चल रही हैं जी उसको हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई जो अनप्रोडक्टिव गाय हैं उनके पास वो प्रोडक्शन जी में आ सकती हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, उसके गोबर से और उसके यूरिन से यूटिलाइजेशन करके बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, तो वो इनकम का सोर्स हो गया उनका। मैन्योर मैन्योर की, और हाँ। हाँ, तो इसके अलावा हम फिर उनको बताते हैं कि जो गौशाला के लिए जो फंडिंग है हमारी गवर्नमेंट की, उसको वो ले सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो गौशाला किस तरीके की है, किस स्तर की है। उनके पास जैसे सोसाइटी है, कोई सोसाइटी चला रही है या ट्रस्ट चला रहा है, जी। तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो उनके पास जमीन है तब वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो फिर हम उनको जी, गाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं, फंड ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कई प्रोडक्ट ओके भी बना रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। ओके। और ये जो आपका अपना यूनिक प्रोडक्ट है जो और किसी के पास नहीं है, जो आपने जी जी। थ्री डी नाम से बनाया था शायद, 3D नाम से जी बनाया जी। आपने शायद वो, तो उसकी हाँ, उसका 3D स्टेटस क्या है इस इंडस्ट्रीज वक्त? प्राइवेट लिमिटेड जी कंपनी थी। जी। हाँ, उसके उसका तहत में क्या काम किया स्टेटस है? था हमने। उसका क्या स्टेटस है अभी? स्टेटस ये है कि फर्टिलाइजर तो बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंपनी जो है वो मैंने डिस्पोज कर दी है। और अब दूसरी कंपनी बनाई हुई है, जी। फर्म टाइप से है वो, हम्म। सेव अर्थ इंडस्ट्रीज करके। सेवर्थ, बहुत अच्छा नाम भी बहुत अच्छा है ये, सेवर्थ। इसमें आपकी जो यूनिक सेव चीज थी अर्थ एक इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री। अब जी। इसमें ये है वो कि सेव अर्थ का मतलब, अर्थ का जो 5 वर्ड है इसमें, हम्म। EARTH, ये जो अर्थ है इनका जी। एक अलग मीनिंग है। तो हम्म। हम ये पांचों को सेव करते हैं, और 5 सेव हो गए तो हमारी अर्थ सेव होती है, और अर्थ सेव होती है तो हमारी लाइफ सेव होती है, और तो हमारा 5 चीजें फ्यूचर क्या सेव सिक्योर। कर रहे हैं? ये 5 चीजें क्या क्या हैं? वो 5 चीजें जैसे, अर्थ में सबसे पहले ई है। ई का जी। मतलब है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट इन्वायरमेंट। का आप देख ही रहे हैं कि एनवायरनमेंट का क्या चल रहा है और क्या हालत हो रही है इस समय। जी। टेम्परेचर दिल्ली के अंदर 52.9 डिग्री पहुंच गया था। सेल्सियस रिकॉर्ड हो गया। और जी। वैज्ञानिकों का जो अनुमान है और जो एस्टिमेशन है वो ये है कि 2050 को क्रॉस करते करते ये 60 पे चला जाएगा। जब 60 पे चला जाएगा तो मेरे हिसाब से कोई सर्वाइवल ही नहीं होगा, न तो ह्यूमन होगा न कोई होगा। तो सबसे पहले ये एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की जरूरत है। दूसरा, ए। ए, E, ए का मतलब है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर इसलिए है कि आपकी लाइफ, फूड, ये सारा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। जी। और एग्रीकल्चर को यदि आप नेग्लेक्ट करेंगे तो चाहे आप हम्म। इंडस्ट्री किसी लाइन पे खड़ी कर लीजिए, चाहे आप इंजीनियर बन जाइए, चाहे आप डॉक्टर बन जाइए, चाहे आप नेता डेफिनेटली। बन जाइए, चाहे आप कोई भी बन जाइए, लेकिन खाने को चाहिएगा। और खाने को किसी के पास नहीं है सिवाय फार्मर के। ना कोई ग्रो जी। करेगा ना कुछ करेगा। तो इस फार्मर को हमें बचाना है, तब वो हमारा एग्रीकल्चर बचेगा, तब जा करके हम लोग सरवाइव कर जी। पाएंगे। फिर आए हम आर पर। अब आर आ गई। आर का मतलब है रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे खत्म रिसोर्स है। होते चले जा रहे हैं। हम्म। रिसोर्स में हमने 4 लिए हैं। 4 में एक तो है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड ग्राउंड वाटर, वाटर हाँ। आपका खत्म हो रहा है, एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। और ये जी। एग्रीकल्चर के थ्रू बच सकता है। हम्म। बिल्कुल सेव हो जाएगा पानी एग्रीकल्चर के थ्रू, यदि इसको कलेक्ट सही कलेक्ट। टैकल किया जाएगा तो पानी, ग्राउंड वाटर हो गया। फिर ग्राउंड वाटर को ही हम लोग पीने में यूज करते हैं। हमारे हिंदुस्तान की 95% पॉपुलेशन
ड्रिंकिंग वाटर में यूज करती है। हम्म। और इस ड्रिंकिंग वाटर में जब यूज करती है और ये यदि कंटामिनेटेड हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और पानी तो नहीं रिसोर्सेज मिलेगा तो में, फ्यूचर ही नहीं है। तो रिसोर्सेज में एक तो हो गया ये, वाटर। हाँ, वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया। फिर उसके बाद आ गया आपका एयर, उसके बाद आ गई आपकी सॉइल। तो ये आपके रिसोर्सेज में आ जाएंगे। अब ये सारे आपके एग्रीकल्चर और इससे जुड़े हुए हैं कि इनको आप कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा टी और सकते हैं। तो एग्रीकल्चर की बचा। टेक्नोलॉजी सही है तो ये सारी चीजें बचेंगी। और कैसे खराब हो रही हैं वो यदि आप उसमें जाएंगे तो मैं डिटेल में वो भी बता दूंगा आपको। तो ये आर हो गया। और टी का मतलब है ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में हमने जब से पुराने मेथड, पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ा है और नई के चक्कर में जब से पड़े हैं तब से ये क्रिएट हुई हैं प्रॉब्लम्स। चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे आपके घर में रख रखाव की हो, चाहे किसी चीज की हो, तो वो सारी चीजें जो है जब से उसको छोड़ा गया है तब से ये हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस बात पर ध्यान दे रही है कि जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसको डॉक्यूमेंटेशन करवाया गया है और उसको साइंटिफिक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बोला गया है। तो इस पर काम काफी चल भी रहा है। ओके। तो और ये फिर आया प्रोसेस एच। और एच आता है, वो अल्टीमेटली हम ह्यूमन है। तो आदमी के हाथ में सब कुछ है और आदमी को बचना है। आदमी यदि बचेगा सब कुछ बचेगा, आदमी खत्म तो सब कुछ खत्म।